इंडिया में सिर्फ 2.6% लोग ही नेट इनकम टैक्स देते हैं और इंडियन गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट करती है उसका लगभग 20% सिर्फ पुराने लोन का इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। फिर भी आप और हम जैसे टैक्स पेयर्स के मन में एक सवाल जरूर आता है, इतना टैक्स देने के बाद भी क्या वजह है कि हमें वैसी पब्लिक फैसिलिटीज नहीं मिलती जैसी कई डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसी भी डेवलप्ड कंट्री को देखिए, अच्छी रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेलवेज, डिफेंस और पब्लिक सर्विसेज एक दिन में नहीं बनते। इन सब के पीछे एक चीज कॉमन होती है, गवर्नमेंट के पास पैसा। लेकिन गवर्नमेंट कोई कंपनी नहीं होती जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचकर पैसा कमाए। गवर्नमेंट की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स होता है टैक्सेस। और टैक्स का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता। मोबाइल रिचार्ज पर जीएसटी, सैलरी पर इनकम टैक्स, बिजनेस के प्रॉफिट पर कॉर्पोरेट टैक्स, इंपोर्ट होने वाले सामान पर कस्टम्स ड्यूटी और पेट्रोल डीजल पर भी अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। मतलब लगभग हर सिटीजन किसी ना किसी फॉर्म में गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। फिर भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन, लेकिन नेट इनकम टैक्स भरने वाले लोग सिर्फ लगभग 3.89 करोड़ लोग हैं। जस्ट इमेजिन, इतने बड़े देश में सिर्फ इतने ही लोग सीधे इनकम टैक्स के जरिए सरकार की कमाई में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पैसा कितना आता है, सवाल ये है कि वो पैसा जाता कहाँ है। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज आए, क्या वो पूरे 100 रुपीज नए स्कूल्स और हाईवेज बनाने में लगा सकती है? नहीं। सबसे पहले उस 100 रुपीज में से 20 रुपीज पुराने कर्जों का इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। उसके बाद स्टेट्स का शेयर, सैलरीज, पेंशन्स, डिफेंस एंड सब्सिडीज, और इन सब के बाद जो पैसा बचता है उससे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और पब्लिक सर्विसेज बनानी पड़ती हैं। यानी सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना ही चैलेंज नहीं है, चैलेंज ये भी है कि डेवलपमेंट के लिए असल में कितना पैसा बच पाता है। और यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा होता है या इंडिया की कहानी कुछ अलग है? अब तक हमने देखा कि डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए और उस पैसे का एक हिस्सा डेवलपमेंट तक पहुंचने से पहले ही खर्च हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इंडिया के साथ होता है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखें तो इंडिया लगभग 11 to 12% के आसपास टैक्स कलेक्ट करता है। वहीं यूके करीब 33%, फ्रांस 43%, इटली 42% और साउथ अफ्रीका, जिसकी इकोनॉमी इंडिया से काफी छोटी है, वो भी लगभग 24% टैक्स कलेक्ट करता है। लेकिन असली फर्क सिर्फ कलेक्शन का नहीं है। इंडिया अपने टोटल खर्च का 20% इंटरेस्ट में देता है, वहीं अमेरिका 13%, चाइना 4 to 5%, जर्मनी 1 to 2% और जापान उससे भी कम। और जब बात करें ब्रिक्स पार्टनर्स की, तो ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में इंडिया अकेला देश है जो एजुकेशन से ज्यादा सिर्फ इंटरेस्ट पर खर्च करता है। इसका मतलब नए प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही रिसोर्सेज का एक हिस्सा कमिट हो चुका होता है। तो अगर इंडिया कम टैक्स कलेक्ट करता है, सबसे बड़ा सवाल ये है, सिर्फ 2% लोग ही नेट इनकम टैक्स क्यों भरते हैं? क्या बाकी 98% लोग टैक्स की चोरी करते हैं? नहीं, कहानी काफी कॉम्प्लेक्स है। पहली वजह है इनकम। करोड़ों लोग इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड तक पहुंचते ही नहीं। दूसरी वजह है इनफॉर्मल इकोनॉमी। इंडिया की वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, जहां इनकम को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। तीसरी वजह टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कानून के अंदर रहकर डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और लीगल प्लानिंग के जरिए कम टैक्स देना। टैक्स इवेजन का मतलब है इनकम छुपाना, फेक बिल्स बनाना या जानबूझकर टैक्स ना देना। ये इलीगल है। और चौथी वजह एग्रीकल्चरल इनकम को लेकर भी डिबेट होता है। छोटे किसानों को बचाने के लिए इसे टैक्स फ्री रखा गया, लेकिन कुछ केसेस में इस प्रोविजन के मिसयूज की भी बात उठती है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ टैक्स चोरी नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा अभी भी फॉर्मल टैक्स नेट के बाहर है।
अब तक हमने समझा कि इंडिया का टैक्स पेयर बेस छोटा क्यों है, लेकिन एक और सवाल आता है, क्या पिछले कुछ सालों में ये सिचुएशन इम्प्रूव हुई है? जवाब है हाँ, कुछ हद तक। गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फॉर्मल बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स किए हैं। 2017 में जीएसटी आया, जिसने लाखों बिजनेसेस को फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाने के लिए इनकरेज किया। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स ने ट्रांजैक्शंस को पहले से ज्यादा ट्रेसेबल बनाया। पैन आधार लिंकिंग, टीडीएस और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जैसे टूल्स ने टैक्स कंप्लायंस को इम्प्रूव किया। और हाल ही में नया इनकम टैक्स एक्ट भी लाया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव टैक्स लॉज को सिंपलर, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और समझने में आसान बनाना है। सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने भी सब्सिडी डिलीवरी को बदला है। आधार लिंक ट्रांसफर्स की वजह से फेक बेनिफिशियरीज और लीकेज को कम करने में मदद मिली है, जिससे गवर्नमेंट के मुताबिक लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी डायरेक्शन सही नजर आती है। इंडिया धीरे धीरे कैश इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। कंप्लायंस इम्प्रूव हो रही है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ रही है। पर क्या सिर्फ टैक्स कलेक्शन बढ़ा देने और सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देने से इंडिया डेवलप नेशन बन जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि एक और चैलेंज है। टैक्स कलेक्ट करना एक बात है, उस टैक्स के हर रुपये से वैल्यू क्रिएट करना बिल्कुल अलग बात है। और इसी चैलेंज को समझने के लिए हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट इस पैसे को कितनी एफिशिएंटली खर्च करती है। मान लीजिए दो फैमिलीज हैं, हर महीने 1 लाख रुपया कमाती हैं। पहली फैमिली हर खर्च प्लानिंग के साथ करती है, दूसरी फैमिली हर प्रोजेक्ट डिले करती है। बजट बार बार बढ़ता है और हर बार एस्टिमेट से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। साल के एंड में किस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी? देश के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इसका सबसे बड़ा सबूत गवर्नमेंट के अपने डेटा में ही मिलता है। 150 करोड़ या उससे ज्यादा के 1821 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मॉनिटर किए गए। इनमें से 780 प्रोजेक्ट्स डिले हुए और 431 प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट एस्टिमेट बढ़ गया, जिसका एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन तकरीबन 4.8 लाख करोड़ पहुंच गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर डिले की एक कॉस्ट होती है, सिर्फ पैसों की नहीं, वक्त की भी। हर डिले का मतलब होता है किसी हाईवे का देर से कंप्लीट होना, किसी रेलवे लाइन का देर से शुरू होना, किसी हॉस्पिटल का इंतजार और लंबा हो जाना। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को ही ले लीजिए। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था दिल्ली और देहरादून के बीच ट्रैवल टाइम को लगभग 6 घंटे से सिर्फ 2.5 घंटे तक ले आना। लेकिन लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और दूसरी एग्जीक्यूशन चैलेंजेस की वजह से इसकी डेडलाइन कई बार आगे बढ़ी। और जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले होता है, सिर्फ उसका इनॉग्रेशन ही डिले नहीं होता, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी डिले हो जाता है। मतलब फैक्ट्रीज देर से कनेक्ट होती हैं, लोगों का वक्त ज्यादा लगता है, बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ती है और डेवलपमेंट की स्पीड धीमी पड़ जाती है। और शायद इसी वजह से भारत में कई लोग टैक्स देने के बाद भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स भेजते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सहारा लेते हैं और कई बेसिक सर्विसेज के लिए पॉकेट से अलग से पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि टैक्स पेयर सिर्फ टैक्स नहीं देता, वो अपने टैक्स के बदले बेहतर पब्लिक सर्विसेज भी एक्सपेक्ट करता है। और यहीं से एक और इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां लोग इंडिया से काफी ज्यादा टैक्स देते हैं, फिर भी वहां टैक्स को बोझ के बजाय एक इन्वेस्टमेंट की तरह क्यों देखा जाता है? अब तक हमने इंडिया की चैलेंजेस देखी, छोटा टैक्स पेयर बेस, इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन और एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, आज जो देश डेवलप्ड है वो हमेशा से डेवलप नहीं थे। साउथ कोरिया को ही लीजिए, 1960s में उसकी पर कैपिटा इनकम कई डेवलपिंग कंट्रीज के बराबर थी। आज वही साउथ कोरिया दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और फॉर्मल इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी। सिंगापुर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वहाँ टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाया गया, अप्रूवल्स फास्ट किए गए और इंस्टीट्यूशंस को इतना एफिशिएंट बनाया गया कि करप्शन के लिए जगह ही कम बची। एस्टोनिया ने एक और रास्ता चुना, उसने पूरे टैक्स सिस्टम को डिजिटल बना दिया। आज वहाँ टैक्स रिटर्न फाइल करना सिर्फ कुछ मिनट्स का काम है। और जब स्वीडन की बात करें, यहाँ लोग इंडिया से काफी ज्यादा टैक्स देते हैं, फिर भी सर्वेज में पब्लिक ट्रस्ट दुनिया के सबसे हाई लेवल्स में से एक है। क्यों? क्योंकि लोगों को बदले में अच्छी रोड्स मिलती हैं, रिलायबल हेल्थ केयर मिलती है,
क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें लगता है कि उनका टैक्स उनके लिए काम कर रहा है। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज का सीक्रेट सिर्फ ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, उनका सीक्रेट है ज्यादा प्रोडक्टिव इकोनॉमी, एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक ट्रस्ट। अब तक हमने देखा कि इंडिया के सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स पेयर बेस छोटा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन है, इनफॉर्मल इकोनॉमी अभी भी बहुत बड़ी है, एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट डिलेज भी चैलेंज है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इंडिया डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता। असल सवाल ये है कि इंडिया को किस डायरेक्शन में चलना होगा। पहला, ज्यादा लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना होगा। दूसरा, लोगों की इनकम बढ़ानी होगी, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है टैक्स पेयर बेस भी नेचुरली बढ़ता है। तीसरा, टैक्स कंप्लायंस को और सिंपल बनाना होगा ताकि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए सिस्टम आसान हो। और चौथा, टैक्स इवेजन और लीकेजेस को और कम करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर रुपये का बेटर एग्जीक्यूशन। रोड सिर्फ बनानी नहीं, टिकनी भी चाहिए। हॉस्पिटल सिर्फ इनॉग्रेट नहीं होना चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर भी देनी चाहिए। स्कूल सिर्फ बिल्डिंग नहीं, क्वालिटी एजुकेशन भी देना चाहिए। आज जब हम किसी डेवलप्ड कंट्री को देखते हैं तो हमें उनकी साफ रोड्स, मॉडर्न सिटीज या हाई जीडीपी दिखाई देती है, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनमें से कोई भी नहीं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां सिटीजन्स टैक्स देने से पहले नहीं, टैक्स देने के बाद भी सिस्टम पर भरोसा रखते हैं। भारत के पास टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं, दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन भी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इन सब को एक ऐसे सिस्टम में बदल पाएंगे जो हर रुपये को डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सके? अगर इसका जवाब हाँ है तो डेवलप्ड नेशन बनना सिर्फ एक सपना नहीं, एक वक्त की बात है। आपके हिसाब से भारत को डेवलप्ड नेशन बनने से रोकने वाली सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मैप्स बदलते रहते हैं, पॉलिसीज बदलती रहती हैं, लेकिन दुनिया को समझने की जरूरत कभी नहीं बदलती। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।